गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर चल रहा था हमारा थर्ड। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। देखिए, इससे पहली वाली क्लास में हमने जो चैप्टर थर्ड का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हम पढ़ रहे थे भारत की प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, उसमें हमने उनके पार्ट 3 तक पढ़ लिए थे। एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नंबर 2 था हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और नंबर 3 था कटीले तथा झाड़ीदार वन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 4 ज्वारीय वन। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये वन सदाबहार होते हैं तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरवन। इसके अतिरिक्त डेल्टा महानदी गोदावरी तथा कावेरी नदियों द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ का मुख्य वृक्ष सुंदरी वृक्ष है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 5वां पर्वतीय वन। देखिए, ज्वारीय वन में जो बताया गया है, क्या बताया गया है, एक तो नदियाँ बताई गई है, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, और एक मुख्य वृक्ष बताया गया है, वो है हमारा सुंदरी वृक्ष। पर्वतीय वन में ऊंचाई के आधार पर हिमालय पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। समुद्र तल से 180 मीटर तक की ऊंचाई वाले निचले पर्वत पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें वृक्ष की सामान्य प्रजाति साल है। समुद्र तल से 1800 मीटर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पर्णपाती तथा शंकुधारी मिश्रित वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन और शंकुधारी वन के विषय में हम कल पढ़ चुके हैं। इन वनों की लकड़ी मुलायम होती है। सामान्यतः 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। देखिए, पर्णपाती वन हमने पढ़ा था, जो अपने पत्ते निकाल देती है। शंकुधारी वन यानी जो ऊपर से शंकु के आकार के होते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे आता है वनोन्मूलन की समस्या। वनोन्मूलन कल मैंने आपको बताया था, यानी जैसे वनों का जो कटाव हो रहा है वो हमारा वनोन्मूलन कहलाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। आदर्शतः कुल सतह का लगभग 1/3 भाग वनों से ढका होना चाहिए। हालांकि बढ़ती जनसंख्या, कृषि भूमि की मांग, उद्योग तथा बस्तियों के विस्तार ने वनों का निरंतर दबाव डाला है। विश्व भर में वन क्षेत्रों की अत्यधिक हानि हो चुकी है। शीतोष्ण सदाबहार तथा शंकुधारी वन की व्यावसायिक खपत बहुत अधिक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा कनाडा वनों के उत्पाद जैसे कागज, लकड़ी की लुगदी तथा अखबारी कागज के बड़े निर्यात है। भारत तथा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य मानसूनी देशों में रोजवुड, सागान, चंदन तथा महोगनी जैसे बहुमूल्य वृक्षों की प्रजातियां हैं, जिनका व्यावसायिक महत्व बहुत अधिक है। वर्तमान में भारत में कुल भू सतह का 22% भाग वनों से आच्छादित है। ठीक है, हमें चाहिए कितना, 1/3, लेकिन है कितना, 22%। अब नेक्स्ट आता है हमारा वन संरक्षण के उपाय। कल हमने वनों का महत्व पढ़ा था, आज उनके संरक्षण के उपाय पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पारिस्थितिकी तंत्र हमने इससे पहले उसमें पढ़ा था, आपको याद होगा क्या था। वनों का तेजी से विनाश होना चिंता का विषय बन चुका है। अतः इस नवीनीकरण संसाधन का संरक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि वृक्षों पर पृथ्वी पर जीवन बना रहे। नंबर 1 है हमारा वन संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्न है। नंबर 1 है हमारा वृक्षारोपण। ठीक है, ये गलती से हो गया, सॉरी। नंबर 1 है हमारा वृक्षारोपण। वन संरक्षण के उपायों में से एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है। हमें अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों के कटान पर भी नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक काटे गए वृक्ष के स्थान पर एक नया वृक्ष लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 लोगों के मध्य जागरूकता। सभी समुदायों
को वनों के महत्व के प्रति जागरूक होना चाहिए। दावाग्नि यानी जंगल की आग भी वनों के नष्ट होने का एक अन्य कारण है। वनों के निकट रहने वाले लोगों को दावाग्नि से सचेत करना चाहिए तथा उन्हें वन संसाधन के दोहन के उचित उपायों से अवगत कराना चाहिए। अब आता है हमारा नंबर 3, नगरीय वृद्धि पर नियंत्रण। यदि कोई बस्तियों के निर्माण में वृक्षों की कटाई आवश्यक है तो उसके स्थान पर हरित क्षेत्र में तथा सड़क और रेलवे पटरियों के किनारे वृक्ष लगाने चाहिए। प्रमुख नगरों का अनियोजित ढंग से विस्तार एवं जीवन आधार संसाधन के नष्ट होने का कारण बनता है। नंबर 4 आता है हमारा अतिचारण पर नियंत्रण। जंतुओं का अनियंत्रित चारण भी वनों के नष्ट होने का कारण है, अतः जंतुओं के अतिचारण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, ये हमारे 4 हैं जो हमारे क्या करते हैं, वनों का संरक्षण करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वन्य जीव संसाधन। वन्य जीव से तात्पर्य पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़ों से है जो अपने प्राकृतिक वास में रहते हैं। ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की भू आकृति, जलवायु, वर्षा के स्वरूपों, वायु के स्वरूप। अब हमारा नेक्स्ट पेज है तथा अन्य कारणों से हम पृथ्वी पर वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां देख सकते हैं। किसी को भी वास्तविक रूप से इनका ज्ञान नहीं है। विश्व में कितने प्रकार के वन्य जीव हैं, मिलियन से भी अधिक प्रकार की प्रजातियों को पहले ही सूचीबद्ध किया जा चुका है तथा प्रत्येक वर्ष एक नए जीव, विशेषतः छोटे जीव की खोज की जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वन्य जीवों की विशालतम विविधता पाई जाती है। इन वनों में एक कोशिकीय जंतु अमीबा से लेकर जटिल प्रकार के जंतु हाथी तक की श्रेणी देखी जाती है। पृथ्वी के प्रत्येक भाग में विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वन घास के मैदान तथा मरुस्थल जंतुओं को प्राकृतिक वास उपलब्ध कराते हैं। एक उपयुक्त वास वहाँ रहने वाले जीवों को की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह उनकी सामान्य वृद्धि तथा गति के लिए स्थान, भोजन, जल तथा प्रजनन के लिए आश्रय प्रदान करता है। वे अपने प्राकृतिक वास में पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों के साथ अंतःक्रियाएं करते हैं तथा अपनी स्वयं की जीवन शैली का विकास करते हैं। अब हमें बताया गया है अफ्रीका के बारे में कुछ। देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं हम। अफ्रीका में जंतुओं की बहुलता है। यहाँ बहुत से वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विकसित किए गए हैं। देखिए जो अभयारण्य होते हैं या राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, क्या होते हैं, जहाँ पर सरकार की देखरेख में अन्य जीवों को मतलब कि बहुत सारे जीवों को रखा जाता है। भारत में भी काफ़ी हैं, आपको उनके नाम याद होने चाहिए। सभी बच्चे अपनी एसएसटी की कॉपी में भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है छोटा सा। आप एसएसटी के जब ये चैप्टर लिखना स्टार्ट करोगे उससे पहले एक पेपर पे सभी चीज़ लिख लेना। चलिए, यहाँ के वनों तथा दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्य जीव हाथी, जंगली भैंस, सांप, अजगर, बंदर, दरियाई घोड़ा तथा गैंडा है। ठीक है, अब आता है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग की अत्यधिक ठंडी जलवायु में पाए जाने वाले जंतुओं के फर का मोटा आवरण उन्हें गर्म रखता है। आर्कटिक लोमड़ी, रेनडियर, कस्तूरी बैल, ध्रुवी भालू, सेबल, नीली लोमड़ी आदि यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जंतु हैं। चीड़ के वनों में पाए जाने वाले जीव मूस, एल्क, केरबू आदि हैं। पेरी में बीसन, खरगोश तथा कुत्ते पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ही यहाँ खरगोश, रीछ, उदबिलाव, भालू, शाही आदि देखा जा सकते हैं। यहाँ के एक विशाल क्षेत्र से प्राकृतिक वनस्पतियों को साफ कर दिया गया है, अतः अब यहाँ अत्यधिक जंतु नहीं पाए जाते। ठीक है, ये भी हमारा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका। यह क्षेत्र विशेषतः अमेजन बेसिन वन्यजीव की विविधता से संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पाए जाने वाले विशेष पक्षी
तथा कांडर है। यहाँ के वन स्तनपायी जंतुओं से भरे हुए हैं, जैसे बंदर, प्यूमा तथा जैगुआर। दलदली भूमि में एलिगेटर, विशाल कछुए तथा अनेक प्रकार के सांप जैसे एनाकोंडा पाए जाते हैं। ऑटेटर, चींटीखोर तथा आर्मडिलो दक्षिणी अमेरिका के प्राचीन स्तनपायी जंतु हैं। लामा एंडीज पर्वतों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखा है, यहाँ कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ विचित्र पशु पक्षी पाए जाते हैं जो किसी अन्य महाद्वीप में नहीं पाए जाते। इनमें से आधे धानी प्राणी है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके बुक में धानी प्राणी कौन से होते हैं। जैसे आपने कंगारू सुना होगा, जो मतलब कि अपने बच्चे को आगे थैली बनी होती है उसमें रखते हैं, तो उन्हें धानी प्राणी कहते हैं। पढ़ते आगे। इनकी मादाएं अपने पेट के निकट बनी थैली में अपने शिशुओं को रखती है। सबसे लोकप्रिय धानी प्राणी कंगारू हैं। यहाँ डिंगो अथवा जंगली कुत्ते मूल मांसाहारी जंतु हैं। यहाँ पाए जाने वाले अन्य पशु कोआला तथा प्लेटिपस है। ईमू, लायरे बर्ड, किंगफिशर, कुकाबूरा तथा चील यहाँ पाए जाने वाले पक्षी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एशिया। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ के शीतोष्ण क्षेत्र में बगुला, मोर, सारस, भालू, लोमड़ी तथा गिलहरी पाए जाते हैं। एशिया के टैगा तथा टुंड्रा क्षेत्रों में फर वाले जंतु जैसे बलबिलाव, मिंक, उदबिलाव, सेबल, ध्रुवी भालू, कस्तूरी बैल, आर्कटिक लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बंदर, स्थोल, सांप, बाघ, तेंदुआ, हाथी, गैंडा तथा शेर पाए जाते हैं। अब आता है हमारा यूरोप। यहाँ वन्य जीवन सीमित है क्योंकि अधिकांश भाग कृषि के लिए साफ किया जा चुके हैं। जंगली पशु जैसे कस्तूरी बैल, बिशन तथा चमोई का मात्र चिड़ियाघर अथवा अभयारण्यों में देखा जा सकता है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य पक्षी तीतर, बत्तख, लार्क, कोयल, अबाबिल, बुलबुल आदि हैं। यूरोप में खरगोश, हिरन तथा लोमड़ियों का भी शिकार किया गया है, किंतु फर वाले जंतु जैसे मिंक, अरमाइन तथा सेबल का पालन फार्म में किया जाता है। ध्रुवीय भालू, भेड़िया, जंगली भेड़ तथा साइगा मृग पर्वतों तथा स्टेपीज में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अब आता है भारत के बारे में। भारत में वन्य जीव। अन्य महाद्वीपों की तरह भारत को भी विभिन्न प्रकार के वन्य जीव वरदान स्वरूप प्राप्त हैं। यहाँ जंतुओं की 350 से अधिक प्रजातियाँ, पक्षियों की लगभग 12,000 से अधिक प्रजातियाँ तथा कीड़ों, मछलियों व सरीसृप की लगभग 30,000 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश वन्य जीव अनोखे तथा ये विश्व के अन्य स्थानों पर नहीं पाए जाते। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जंतु काला हिरन, एक सींग वाला गैंडा मृग, शेर, कश्मीरी मृग, बाघ, नीलगाय, बेसन आदि है। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वन्य जीव का संरक्षण। स्टार्ट करते हैं इसी पढ़ना। जंगली जंतुओं का मांस, खाल तथा उनके शरीर के अन्य भागों के लिए शिकार किया जाता है, जैसे हाथियों को दांत तथा गैंडों को सींगों के लिए। जंतुओं से बने उत्पाद से महंगे पर्स, बैग, जूते तथा बेल्ट सम्मिलित हैं। जंतुओं का अंधाधुंध ढंग से शिकार करने के कारण जीव संसाधनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। इसने वन्य जीवों को बड़े पैमाने पर संकटग्रस्त बनाया है। अतः वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। देखिए, अब हमें क्या बताया जा रहा है, वन्य जीव का संरक्षण के लिए हम कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं। पहला है आवास संरक्षण, जिसे इनका अभ्यारण्य बनाया जाता है, तो उस तरीके से भी हम क्या करते हैं, वन्य जीवों को संरक्षित करते हैं। वनस्पति तथा जंतुओं का अपने निवास स्थान से निकटतम संबंध होता है। जब इनके निवास स्थानों को नष्ट कर दिया जाता है तो संभवतः वहाँ रहने वाले जीवों का जीवन भी नष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट नंबर 2 है हमारा वैधानिक प्रावधान।
वन्य जीव संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते और प्रयास किए गए हैं, किंतु स्थानीय सरकार को भी इन प्रयासों को क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने चाहिए। पीरियड नंबर 3, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना। विभिन्न देशों में वनस्पतियों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय उद्यान वह स्थान होता है जहां पशुचारण, शिकार या खेती करने पर प्रतिबंध होता है, तथा अभ्यारण्य वह स्थान होता है जहां पक्षियों व जंतुओं को विशेष शिकारियों तथा जीवन की कठोर परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है हमारी, भारत में वन्य जीव संरक्षण। भारत में भी वन्य जीव संरक्षण के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। जनसंख्या के बढ़ते घनत्व तथा वन्य जीव की बढ़ती संकटग्रस्त प्रजातियों के बावजूद भी भारत में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां हैं। वनागांचित क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाने पर सरकार इनकी पुनर्स्थापना के प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया है, जिसके अंतर्गत शेरों, बाघों, भारतीय गैंडों, हिरणों तथा भारतीय हाथियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके द्वारा संरक्षित जंतुओं से प्राप्त उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, ये कब हुआ था कानून पारित हमारा? 1972 में। इसके साथ साथ भारत में अनेक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जिसमें लगभग 166 राष्ट्रीय उद्यान और 515 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 48 बाघ रिजर्व क्षेत्र सम्मिलित है। आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आज मैंने आपको छोटा सा वर्क दिया है, आपको थोड़ी सी जानकारी निकाल ली है किसके बारे में, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।